अभी तक जो भी हमने सिनेरियोज देखे हैं उसमें हमने देखा है कि या तो आप फुल नेम के तीनों सेल्स को अलग-अलग करके डेटा को 3 कॉलम्स में स्प्लिट कर देते थे। एक सेल के डेटा को 3 कॉलम्स में या तो स्प्लिट करते थे या फिर 3 कॉलम्स के सेल्स को एक जैसा कंबाइन करके फुल नेम में वापस कर देते थे। लेकिन कभी-कभी सिनेरियो ऐसी भी ज़रूरत पड़ जाती है आपको कि आपने सिर्फ उसमें से फर्स्ट नेम ही निकालना है। सिर्फ फर्स्ट नेम ही निकालना है या कोई बहुत लंबा सेंटेंस है उसमें शुरू में हर एक का चेक नंबर लिखा होता है, तो आपने सिर्फ चेक नंबर्स ही निकालने हैं। तो अब उस सिनेरियो में तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पूरा एक सेंटेंस है चेक नंबर 3142 पेड अगेंस्ट टेक्निकल सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ जून 17, अब इसमें अगर आप टेक्स्ट टू कॉलम से स्प्लिट करेंगे तो हर वर्ड के बाद स्पेस है, तो फिर तो बहुत सारे वर्ड स्प्लिट हो जाएंगे और फिर बहुत मसला होगा। तो उस सिचुएशन में हमें एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी कि सिर्फ फर्स्ट टेक्स्ट अलहदा कैसे किए जाए या सिर्फ मिड टेक्स्ट अलहदा कैसे की जाए विदाउट इवन स्प्लिटिंग द डेटा। इसकी टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मिड नेम निकालना है, बल्कि इसको मैं मिडिल नेम कर देता हूँ। मिड नेम क्या है, के ई। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा KAYE। इसी तरीके से दूसरा टेक्स्ट है सलीमी, मैंने लिख दिया। देखें, मैंने SA जैसे ही लिखा, सिर्फ देखें मैंने SA ही लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने रीड कर लिया कि अगर फर्स्ट नेम आपने KE से निकाला और सेकंड नेम सलीमी से निकाला, तो क्या ये करना चाह रहे हैं आप कि हर हर एक का मिडिल नेम निकालना चाह रहे हो? तो ऐसे तो नहीं निकालना। तो देखें ऑटोमेटिकली उसने सब कुछ रिकमेंड कर दिया। तो अगर आपको ये जो इमेज नज़र आ रहा है या जो आप कह सकते हैं ये ज़रा सा ब्लर नज़र आ रहा है, अगर तो ये ओके तो आप दोबारा से एंटर दबा दें, जो इसकी रिकमेंडेशन है वो सेव हो जाएगी। इस ऑप्शन को कहते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन। ठीक है, ये सिर्फ 2013 और उसके बाद आता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके मैंने डिलीट कर दिया इस डेटा को। अब दोबारा से देखें, फ्लैश फिल ऑप्शन 2013 एक्सेल या 2016 इनमें होता है, 2010 में भी नहीं होगा, 2007 में भी नहीं होगा। तो आपको अगर ये ऑप्शन सीखना है तो आप इसको इसका वर्जन अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं दोबारा से लिख के देखता हूँ, के सलीमी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या ऑप्शंस आ गए। ऐसा करता हूँ, मैं ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद अगर आपने लिखना शुरू किया तो हो सकता है वो रिकमेंड ही ना करे उसके बाद। अब देखिए ना, मैंने के ही लिख दिया, सलीमी लिख दिया, अब मैं अल हम भी लिख रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने 2-3 टेक्स्ट लिख दी लेकिन उसने कुछ रिकमेंड ही नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर वो ऑटोमेटिकली नहीं रिकमेंड कर रहा तो हम मैनुअली भी फ्लैश फिल करवा सकते हैं। 2-3 नाम आप लिखें ताकि उसको पैटर्न आइडेंटिफाई हो सके, फिर दोनों तीनों सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से जहाँ से ड्रैग करते हैं ना, ये फिल हैंडल से डबल क्लिक करते हैं। लेकिन फिल हैंडल करने से तो के ई सलीमी अलहमवी, फिर के ई सलीमी अलहमवी, इसका मतलब है ये तो रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑटो फिल ऑप्शन से, याद है हम फिल सीरीज करते थे, तो यहाँ पर ऑटो फिल ऑप्शंस में एक ऑप्शन है लास्ट में फ्लैश फिल। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये सारा फ्लैश फिल हो गया। अब देखें सही आ रहा है, ये हमू आ गया, सलीमी आ गया, ये हम भी और बिल्कुल सही नाम आ रहा है। फिर इसी तरीके से अगर देखें हमने यहाँ पर भी मिडिल नेम कार्ड नंबर निकालना है, कार्ड नंबर में से कोई 2 कैरेक्टर्स निकालने हैं, तो हमें इतना लंबा मिड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल ये भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं जी मिड 2 फॉर एग्जांपल 34 और B9 और 52, 34 फिर है B9। बस ये आपको गौर से देखना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली वो 2 ही कैरेक्टर्स निकाल रहे हैं, ये ना हो कि आप आगे पीछे थोड़ा सा कर देंगे तो फिर नहीं पैटर्न रीड कर सकता। 34 B9 फिर है 52 52, और एहतियातन क्योंकि इसमें बहुत लंबे नंबर्स होते हैं तो इसमें पैटर्न निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप C5
दोबारा से एक और सिलेक्ट कर लें। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट नंबर्स की अलाइनमेंट से चेंज होती है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है लेफ्ट अलाइन और नंबर्स की अलाइनमेंट होती है राइट अलाइन। तो अगर आपने सेम अलाइनमेंट करनी है तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, होम टैब पे जाके ये सेंटर एरो पे क्लिक कर दें, सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये 3-4 सेल्स को, अब चारों को सिलेक्ट करें, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल की ऑप्शन नहीं आई थी, तो मैं इन्हीं चारों सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल सीरीज़ का जो बटन है इस पर डबल क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, ऑटो फिल ऑप्शंस पे जाऊँगा और इसको फ्लैश फिल कर दूँगा। तो एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। ये देखें 61 आ गया, 4A आ गया और इस तरीके से ये सारा पैटर्न बन गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप ये देखें। और फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिखाऊंगा जिसमें आप बड़ी डिटेल में देख सकते हैं कि अगर पूरा सेंटेंस हो तो ये कितना इफेक्टिव है, जिसमें आपको चेक नंबर अगर बीच में से निकालना हो। तो यहाँ तक करें, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम फ्लैश फिल को अप्लाई करके देखेंगे एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट में। इस असाइनमेंट का नाम है फ्लैश फिल प्रैक्टिकल असेसमेंट। ये भी आपको इसी लेक्चर के लिंक में मिलेगी, तो देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट में कोई वाउचर डेट है, वाउचर नंबर है, बैंक स्टेटमेंट कह लें या आप कोई लेजर कह लें जो हमने किसी सॉफ्टवेयर से निकाला है। बहरहाल उसमें हमने करना क्या है, हमने बेसिकली चेक नंबर अलहदा करने। अब चेक नंबर अलहदा करने में प्रॉब्लम ये है कि इसमें लेफ़्ट राइट या फिर स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स भी नहीं चल सकता। जिस तरह मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि टेक्स्ट टू कॉलम्स में तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी स्पेस आए तो बाकी रिजल्ट दूसरे कॉलम्स में डाल दें। लेकिन अब इसमें कितने सारे वर्ड्स और कितनी सारी स्पेसेस हैं। अगर इस तरह से आप सेपरेट करने बैठे तो आपको टाइम एक तो बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा एक और भी मसला है इसमें। यहाँ पर चेक नंबर आ रहे हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी आ रहे हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पर आ रहा है मिड पे, यहाँ पर भी मिड पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने टेक्स्ट टू कॉलम स्प्लिट कर भी दिया तो ऑल्दो कि आपके लिए मैनेज करना तो वैसे ही इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं इसमें। लेकिन उसके अलावा आपको चेक नंबर ढूंढने में भी बहुत मुसीबत होगी। हम ज़रा करके देखते हैं। डेटा में जाके अगर मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम्स के थ्रू करता हूँ, डीलिमिटेड के थ्रू, और स्पेस अप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए कितनी सारी जगहों पे भी ये स्प्लिट होगा। ये इतना ज़्यादा स्प्लिट हुआ, अब तो डेटा ही ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कैसे करूँगा। तो कंट्रोल जी कर देते हैं हम, इस तरीके से नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पर फ्लैश फिल एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है चेक नंबर निकालने में। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्लैश फिल उस जगह पे अप्लाई करें जहाँ पर पैटर्न इजीली रीड किया जा सके। अगर हम शुरू के सेल्स में देखें तो यहाँ पर तो चेक नंबर स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी चेक नंबर स्टार्टिंग में, तो हो सकता है जहाँ जहाँ स्टार्टिंग में चेक नंबर्स हैं वो उसके हिसाब से तो फ्लैश फिल सही कर ले, लेकिन इस पॉइंट पे आके वो गलती कर दे। इसलिए हमें पैटर्न रिकॉर्ड करना चाहिए इस पॉइंट से, ताकि हम दोनों तरह का पैटर्न बता दें कि जी इसमें अगर ये वाली फील्ड है तो इसमें से क्या अलहदा करना है। हम कहते हैं 8050342802। ठीक है, मेक श्योर कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, 8050342802। हाँ, अब यहाँ पर क्योंकि ये मिड में आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर भी जब पैटर्न रिकॉर्ड करेंगे ना, 8050293773, तो फिर उसके लिए पैटर्न आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने बता दिया कि एक शुरू में जो है उसमें से भी हम नंबर निकाल रहे हैं और जो मिड में है उसमें से भी नंबर निकाल रहे हैं। तो वो खुद ही रीड कर सकेगा कि इसका मतलब है कि आप जो भी फील्ड है, जो भी सेल है, उसमें तमाम डिटेल्स में से नंबर निकाल रहे हैं। अब हमने दोनों को सिलेक्ट किया। अब क्योंकि ये पैटर्न हमने अब मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो आप ये भी कर सकते हैं, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें और इस हैंडल को पकड़ के आप ऊपर की तरफ ड्रैग करें। पहले ये ऊपर फुल अप्लाई हो गया। हाँ, लेकिन हम फ्लैश फिल करके देखते हैं पहले। फ्लैश फिल, ये देखिए इसने सही नंबर ले लिया, 29337773, 775 ले लिया, 801 802 773
ठीक है। अच्छा, अब हम सेम इन सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप एक्यूरेट पैटर्न के लिए, या फिर इन दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आके नीचे ड्रैग कर दें हैंडल से, जितने भी हैं उस पर सब पे अप्लाई कर दें। ज़्यादा नीचे हो गया, यहाँ पर आके मैंने ड्रॉप किया। अब हम यहाँ पर आके इसको, ये जो ऑटो फिल ऑप्शंस आती हैं इसमें आके आप इसको फ्लैश फिल कर देंगे। अब ज़रा देखते हैं, जहाँ पर ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं वहाँ पर देखते हैं। 8050 ये ठीक निकाल दिया, 802 ठीक निकाल दिया, 775 आ रहा है, इसमें भी 775 आ रहा है, इसमें 8050 342 808 802 814, देखें बिल्कुल ठीक इसने चेक नंबर्स निकाल लिए, जो किसी भी और तरीके से इम्पॉसिबल था आपके लिए निकालना। तो ये है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लैश फिल। आप इसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम की इस असाइनमेंट में अभी तक जो हमने फंक्शंस देखे हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो टेक्स्ट के फंक्शंस हैं। ये मेनली इस असाइनमेंट का मकसद नहीं है जिसमें हमने लेफ़्ट राइट फुल नेम को स्प्लिट करना, वापस कंबाइन करना, इस तरह की चीज़ें देखी हैं। लेकिन एक्चुअली ये असाइनमेंट किसी और चीज़ से रिलेटेड है, उसके लिए हमें पूरा सिनेरियो पहले समझना पड़ेगा। ये डिफरेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और ये है इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब कि आपको पता है कि इन कंट्रीज़ में, यूएई में, कनाडा में, जहाँ पर भी वीज़ा बेसिस पे लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स तो दिए ही जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस तो तमाम एम्प्लॉयज़ की होती ही है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ को कहीं पर भी नहीं दी जाती ऑल ओवर द वर्ल्ड। बड़ी कंपनीज में दी जाती है। बड़ी कंपनीज में आ, एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पे उनको लाइफ इंश्योरेंस भी कंपनी ऑफर करती है। तो इसी तरह का ये सारी डिटेल्स हैं। एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका ग्रेड्स, आपको पता है ना कि 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है, 18 ग्रेड का होता है। इसी तरह से इसमें है 1 से लेके 8 तक, 9 तक ग्रेड्स हैं, और 6 ग्रेड जो है वो एक अच्छा ग्रेड कंसिडर होता है। फिर डिपेंडेंसी है कि अ, ये जो है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय का कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ अपना डिपेंडेंट खुद ही है। स्पाउस का मतलब है कि उसकी बीवी है, स्पाउस। और चाइल्ड का मतलब है कि चाइल्ड है। या तो स्पाउस डिपेंडेंट है या चाइल्ड डिपेंडेंट है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले सिनेरियो बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस तो सारी कंपनीज दे रही होती हैं, लेकिन कंपनी कहती है कि हम लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर करेंगे, और स्पॉन्सर भी सारा नहीं, ये जो ग्रॉस प्रीमियम हमें एनुअल देना पड़ेगा उसका 50% कंपनी स्पॉन्सर करेगी, अगर दो कंडीशंस मीट हो। वो दो कंडीशंस क्या हैं, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो यहाँ पर क्राइटेरिया हर्डल्स हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया कि एक एम्प्लॉय का अगर ग्रेड 6 या उससे ऊपर हो, जिस तरह हम पाकिस्तान की टर्म्स में कहते हैं कि जी एक एम्प्लॉय का ग्रेड 17 या उससे ऊपर हो, और उसका डिपेंडेंट या तो स्पाउस हो या चाइल्ड हो, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो, तो उसको इंश्योरेंस प्रीमियम का 50% मिलना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। बात में समझे? ये पूरी असाइनमेंट इसी चीज़ से रिलेटेड है। ग्रॉस प्रीमियम कंपनी ने निकाला है कि हर एम्प्लॉय को अगर लाइफ इंश्योरेंस दें तो उनकी इंश्योरेंस उनके ग्रेड के हिसाब से कितनी बनती है। एक होती है ना कि इंश्योरेंस की क्वालिटी की और उसकी भी बेनिफिट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी की हल्की इंश्योरेंस है, किसी की अच्छी है, तो ग्रॉस प्रीमियम है, लेकिन उनके ग्रेड्स भी साथ में लिखे हैं, डिपेंडेंसी भी साथ में लिखी है। तो ये जो इंश्योरेंस के पैकेजेस हैं, ये कंपनी इसका 50% स्पॉन्सर करेगी अगर एक एम्प्लॉय का ग्रेड या 6 या उससे ऊपर हो, और उसका डिपेंडेंट या तो स्पाउस हो या चाइल्ड हो। मतलब स्पाउस हो तब भी मिलेगा, चाइल्ड हो तब भी मिलेगा, अगर ग्रेड भी 6 में मीट होता है। प्रिंसिपल है तो नहीं मिलेगा, अगर उसका कोई डिपेंडेंट ही नहीं है तो उसको लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। ये सारा सिनेरियो है। अब इसमें आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पर सिंपल इफ़ लगेगा, इफ़ एंड लगेगा, इफ़ और लगेगा, या दोनों का मिक्स लगेगा। ये कोशिश करें, ये मैंने अपने तौर पे बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया,
तो आपकी असेसमेंट, ये नाम भी है इसका असेसमेंट, तो आपने खुद से इसको करके देखना है और देखना है कि ये होता है कि नहीं। अगर नहीं होता तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे। होपफुली कि आपने ट्राई किया होगा और आपसे हो ही गया होगा, और जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली उसी चीज़ से, जितने आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो और अगर नहीं भी हुआ तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हम अभी डिस्कस करते हैं। इसलिए क्योंकि यही चीज़ है एक्सपीरियंस। एक्सेल में जितने ज़्यादा आपने सिनेरियोज देखे होंगे और जितनी ज़्यादा फाइल्स को, जितने ज़्यादा इश्यूज़ को डील किया होगा, उतनी ज़्यादा आपका माइंड ग्रूम होता जाएगा उस हिसाब से। अब देखिए, हमने पहले भी इफ़ देन की कंडीशंस डिस्कस की थी, इफ़ एंड की, फॉर की, लेकिन इसी तरीके से मैंने एक दोबारा से कंडीशन पूछी, तो ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें कि यार इसमें तो आप मुश्किल ही चीज़ लग रही है, क्योंकि ग्रेड्स भी हैं, डिपेंडेंट्स भी हैं, तो पता नहीं क्या करना है। तो वही सेम फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में भी आ सकते हैं। अब इस सिनेरियो में क्या है कि कंपनी कहती है कि हम ग्रॉस प्रीमियम का 50% लाइफ इंश्योरेंस के हद उसमें मद में देने को तैयार हैं, अगर एक एम्प्लॉय दो क्राइटेरियाज मीट करे। वो दो क्राइटेरियाज क्या है कि अगर एक एम्प्लॉय का ग्रेड 6 या उससे ऊपर हो और उसके डिपेंडेंट या तो स्पाउस हो या डिपेंडेंट उसका चाइल्ड हो। अच्छा, हम आसानी के लिए क्या करते हैं, ये हम कर देते हैं इसका नाम, इस सेल का नाम ही रख देते हैं ग्रेड, इस सेल का नाम रख देते हैं स्पाउस। हाँ चले, स्पाउस, और इसका नाम रख देते हैं चाइल्ड। ठीक है ना, ताकि हमें बार बार पीछे जाके सेल सिलेक्ट ना करना पड़े, हर सेल का रेफरेंस हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाए। अच्छा, अब हमने स्टाफ प्रीमियम कंट्रीब्यूशन निकालनी है। ये तो हमें आइडिया हो ही गया है कि इसमें इफ तो कंफर्म लगना है, तो मैं कहता हूं इफ टैब। अब देखिए, मैं लॉजिक को समझता जाऊंगा और उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाता जाऊंगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या लगना है इसमें। जैसे ही मैंने इफ लगाया तो मैंने कहा कि यार ग्रेड एक एम्प्लॉय का मस्ट 6 से ज़्यादा होना ही होना चाहिए, और उसका डिपेंडेंट या तो स्पाउस हो या चाइल्ड हो। दैट मीन्स कि अगर दो कंडीशंस एक वक्त में मीट होनी है, ग्रेड की भी कंडीशंस हैं और डिपेंडेंट की भी हैं, और दोनों मीट होनी है, तो इसका मतलब है एंड तो कंफर्म लगना चाहिए, क्योंकि दो लॉजिक्स हैं और दोनों सेम टाइम पे मीट होनी चाहिए। ग्रेड की भी कंडीशन है मस्ट मीट होने के लिए, और डिपेंडेंट भी मस्ट मीट होना है। तो लॉजिकल वन क्या है, मैं कहता हूँ दिस सेल, जो भी एक एम्प्लॉय का ग्रेड है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, ग्रेड, क्योंकि हमने उसका नाम, उस सेल का नाम ग्रेड दिया ना, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट सेल जो हमने सेलेक्ट किया, कॉमा। लॉजिकल टू, लॉजिकल टू है डिपेंडेंट्स के लिए। अब मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि डिपेंडेंट्स के लिए क्या था। हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉय को कंपनी 50% ग्रॉस प्रीमियम का देगी अगर दो कंडीशंस मीट हो। ग्रेड 6 से ऊपर या 6 के बराबर होना ही होना चाहिए, डिपेंडेंट या तो स्पाउस हो या चाइल्ड हो। अब या जो मैंने बोला है उससे क्या जहन में आता है कि लॉजिकल टू कोई एक मस्ट मीट होना चाहिए या कोई चॉइस है इसमें? बिल्कुल चॉइस है, या डिपेंडेंट स्पाउस होना चाहिए या चाइल्ड होना चाहिए। इसका मतलब है लॉजिकल टू सिंपल नहीं लगानी, आपके पास इसमें फर्दर चॉइस है, और लॉजिकल टू में चॉइसेस हैं। मैं कहता हूँ या तो ये सेल, कोई भी जो एम्प्लॉय है उसके सामने का जो सेल है, या तो वो बराबर होना चाहिए स्पाउस के, स्पाउस उस सेल का नाम मैंने रखा हुआ था इसलिए ज़्यादा आसान हो गया, कॉमा लॉजिकल टू, या फिर इस ये सेल बराबर होना चाहिए चाइल्ड के। अब और की यही कंडीशंस थी, मजीद तो कोई कंडीशन नहीं है ना, तो ये हमने और की ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब वो पूछ रहा है अच्छा फिर और की ब्रैकेट क्लोज की, देखिए फौरन पूछ रहा है अच्छा एंड के साथ क्या करना है। हम कहते हैं एंड की भी फर्स्ट लॉजिक कंप्लीट हो गई और सेकंड लॉजिक भी कंप्लीट हो गई, तो अब एंड की भी ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है ना, आसान और मज़ेदार भी है कि आपको पता चल रहा है कि इफ़ एंड किधर लगता है और किधर लगता है। ये लेकिन दोनों कंडीशंस इसमें आ गई। अब लॉजिकल टेस्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया।
मैं कहता हूं इफ ये सारे सिनेरियोज अगर मीट होते हैं देन ग्रॉस प्रीमियम का मल्टीप्लाई करेंगे 50% से, मतलब ग्रॉस प्रीमियम का 50% कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगी। मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में डैश लिख दिया। एंटर करके देखते हैं, वो कह रहे एंड पे भी ब्रैकेट क्लोज होनी थी, डू यू वांट टू करेक्ट दिस? यस। अच्छा, इसको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ग्रेड 1 है, यहीं से कंडीशन खत्म हो गई। डबल क्लिक करके अप्लाई करके देखते हैं। ये शुरू में तो सबको ही नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी ग्रेड ही कम है। जहां पर ग्रेड ज़्यादा, हाँ ये देखें, यहां पर ग्रेड 6 है लेकिन प्रिंसिपल है, तो यहां पर नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर चाइल्ड होता, लिख के देखें, चाइल्ड होता तो मिल रहा है, स्पाउस होता तो मिल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल है तो नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है। ग्रेड 5 है, मतलब इसमें तो खैर नहीं मिलेगा। हम अगर इसको स्पाउस करके देखें और इसको 5 करके देखें तो ये भी, ये तरीका होता है। वापस मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, लेकिन ये तरीका होता है ये कंडीशंस को चेक करने का। किसी एक सेल में अगर आपको नहीं भी लग रहा ना, तो कंडीशंस चेंज कर करके देख लेंगे सब में मीट हो रही है कि नहीं, और फिर उसके बाद क्रॉस चेक कर लें कि अब देखें यहाँ पर क्यों मिल रहा है। यहाँ पर 6 है, 6 भी कंडीशन मीट हो रही है और चाइल्ड भी डिपेंडेंट है। आगे जाके देखते हैं, अब देखें ग्रेड 8 है लेकिन डिपेंडेंट प्रिंसिपल है तो नहीं मिलेगा, ग्रेड 8 है डिपेंडेंट भी है तो मिलेगा। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं। अगर आप इफ़ देन की कंडीशंस की बात करें ना, तो इफ़ देन इसी तरह की मिक्स कंडीशंस में आपको लगाने पड़ सकते हैं। कई दफ़ा बहुत सिंपल भी होता है, लेकिन एडवांस एक्सेल का तो मतलब यही है कि आपको एडवांस लेवल तक हर तरीके से इफ़ एंड और वगैरह के सिनेरियोज पता हो। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल असाइनमेंट है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट है एज डेटर एनालिसिस। एज डेटर एनालिसिस का मतलब है कि कस्टमर्स जितने भी हैं आपके, उनसे जितने अरसे से रिसीवेबल है उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग। ठीक है, आपको पता है कि हर बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे सामान देता है। अब जब वो क्रेडिट पे सामान देगा तो उन्होंने कुछ टाइम पीरियड एग्री किया होगा कस्टमर्स ने कि इतने टाइम पीरियड में हम आपको रीपे कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक कस्टमर को सेल्स की और उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि इनवॉइस जब हम इशू करेंगे उसके 1 मंथ के बाद पेमेंट करनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने सेल की है उसको 1 जनवरी 2018 को, तो कितना उसको क्रेडिट अवेलेबल है? 1 मंथ का क्रेडिट है। इसका मतलब है कि 31 जनवरी तक अगर वो कुछ भी नहीं पे करता आपको उस इनवॉइस में से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो उसके क्रेडिट पीरियड में शामिल है। लेकिन उसके बाद अगर एक दिन भी नहीं पे करता, तो ये हमारे ऊपर एक समझ लें एक लाइबिलिटी है उससे पैसे रिसीव करना। हमारा रिसीवेबल है, हमारा एसेट्स खड़ा हुआ है। अगर आप उसके बाद भी नहीं रिसीव करते, इसका मतलब है आपका अपने रिसीवेबल्स पे कंट्रोल अच्छा नहीं है। और अगर कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, कि आपके मार्केट में पैसे स्टक होते जाएंगे और आपका कैश फ्लो कंपनी का बुरे से बुरा होता जाएगा। तो इसको रिसीव करने की स्ट्रेटजी बनाने के लिए ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एज डेटर एनालिसिस क्या है। अब एज डेटर एनालिसिस क्या करता है, ये जितने भी रिसीवेबल्स हैं, अगर मैं आपको इतने सारे रिसीवेबल्स पकड़ा दूं और कहूं कि आप रिकवरी शुरू कर दें, तो आपको फ़ौरन नहीं समझ में आएगी कि कहाँ से रिकवरी मैं करना शुरू करूं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जो बहुत बहुत पुराने जिनके बैलेंसेस ड्यू हैं। अब जो जिस इन्वॉइसेस के बहुत पुराने बैलेंसेस ड्यू हैं ना, उसमें लाजमी कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है, कोई ना कोई बहस होती है, कोई इस तरह का इशू खड़ा हो जाता है जिसकी फ़ौरन रिकवरी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अगर आपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करना है तो इसका ब्रेकअप करना ज़रूरी है कि ड्यू डेट जिनकी बिल्कुल अभी अभी गुजरी है 0 to 30 डेज़ में जो फॉल करते हैं वो कितने लोग हैं, जो 31 to 60 डेज़ में फॉल करते हैं वो कितने बैलेंसेस हैं आपके, 61 to 90 वाले कितने हैं, वो कितने, और इस तरह से आगे आगे डेज आप डिफाइन करते जाएंगे। तो इसका मतलब है हम रिकवरी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जिनका बिल्कुल अभी अभी बैलेंसेस ड्यू हुआ है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से रिकवरी आपको दे देंगे। हो सकता है कि उस इन्वॉइसेस की बड़ी रेगुलर पेमेंट्स वो कर रहे हो, तो आप जस्ट उनको सॉफ्ट रिमाइंडर देंगे तो वो रिकवरी दे देंगे आपको।
जो 31 to 60 डेज वाले हैं उनको एक ज़रा आपको ईमेल भी करनी पड़ सकती है, फॉलो अप कॉल्स भी करनी पड़ सकती हैं। जो 61 to 90 डेज हैं उनको ज़रा हार्ड रिमाइंडर देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं अपनी रिकवरी करने की। और अगर आपने अकाउंट्स में देखा हो तो एक चीज़ होती है फैक्टरिंग ऑफ डेट्स। अगर आपको लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं नज़र आता और आपके पैसे बहुत अरसे से स्टक हैं और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो आप क्या करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कि रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनको अपने डेट्स सेल कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका 1 करोड़ रुपए मार्केट में रिसीव होना है किसी स्पेसिफिक कस्टमर से, तो आप क्या करते हैं, आप किसी रिकवरी कंपनी को 60 लाख में वो बैलेंसेस बेच देते हैं। अब 60 लाख आपने ले लिए, उसके बाद आपको परवाह नहीं है कि वो सारे रिकवर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो क्या उन्होंने किस तरीके से रिकवर करने, वो सारा कुछ उनकी हेडेक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी एज डेटर एनालिसिस के हवाले से। अब सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट डेट्स हैं, ये आपने डाउनलोड करनी है असाइनमेंट 53 एज डेटर एनालिसिस के नाम से स्टार्ट। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास ये डेट्स हैं, जिन जिन डेट्स पे जो जो सेल इन्वॉइसेस ड्यू हुई हैं। ये कस्टमर इन्वॉइसेस ड्यू की रिपोर्ट है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर से निकाली जा सकती है। जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सेज लाइन 50 हो गया, जिस तरह क्विक बुक्स हो गया, तो उन सब में कस्टमर इन्वॉइसेस ड्यू की रिपोर्ट लाजमी निकलती है। अब कस्टमर इन्वॉइसेस ड्यू में ये बता रहा है कि हर सेल इन्वॉइस ड्यू किस डेट को हुई थी, कितनी अमाउंट थी, उसमें से पे कितने कर दिए और आउटस्टैंडिंग कितने रह गए। इसका मतलब है हमने इन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को कैटेगराइज करना है बिटवीन 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज और ऑनवर्ड्स। अच्छा, सबसे पहले हम ये करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी अभी एक्सपोर्ट हुई है ना, बिल्कुल फ्रेश है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी होते हैं। अगर आप ये देखें, गौर करें, तो अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज कर दूं तो देखें ये एक्स्ट्रा कॉलम्स भी हैं बीच में। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो इस तमाम डेटा को हम ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, सबका ऑटोमेटिकली रीसाइज जिस तरह कॉलम करते हैं ना वो कर लेते हैं। वो कैसे किया जाता है, आपने एक कॉलम को सिलेक्ट किया और होल्ड करके रखा उस क्लिक को, आगे जाते गए और किसी भी दो कॉलम्स के बीच में आके आपने डबल क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब हम ज़रा इसको क्लोज लाना शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये क्लोज आ गया, ये भी क्लोज आ गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि इस तमाम कॉलम में क्या है। ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा कॉलम हमारे पास आया है इसमें सिर्फ क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ही लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो हम राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो डिटेल्स हैं हम कट करके इसको पीछे रख देते हैं। तो ये देखें, ये कॉलम खाली हो गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, खाली ये पूरा नीचे तक है कि नहीं। अब क्योंकि डेटा तो इतना है, हो सकता है हमें डाउट हो कि नीचे भी डेटा आ सकता है, लेकिन सिंपल तरीका आइडेंटिफाई करने का क्या है कि जैसे ही आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, अगर उसका नीचे यहाँ पर कोई भी काउंट, कोई भी सम, कुछ भी नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये पूरा कॉलम खाली है। हम राइट क्लिक करके इजीली इसको डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट कर दिया। फिर हमने अमाउंट को क्लोज़ किया, पेज को क्लोज़ किया और इस तरह से इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एनालिसिस अपना स्टार्ट करना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0 और यहाँ पर 30, यहाँ पर 31 और यहाँ पर 60, यहाँ पर 61 और यहाँ पर 90। तो इस तरह से 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज। अच्छा, अब हम 31 और 61 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे लेके जाता जाता हूँ, तो देखें जैसे ही मैं 31 और 61 को दोनों को सिलेक्ट किया, जब मैं हैंडल से पकड़ के इसको आगे लेके जाता हूँ तो ये 91 रिकमेंड कर रहा है। अब क्या है, 121, फिर 151, 181, 211 और ऑनवर्ड्स आप
360 तक इसको लेके जा सकते हैं। मैं इसको 331 तक ले जाता हूँ। फिर 60 to 90 डेज़ है, इसको भी मैं दोनों को सिलेक्ट करके आगे तक ले जाता हूँ। और ये मैं लगा देता हूँ कि जी ग्रेटर देन जो 360 डेज़ हैं, इसका मतलब है 1 साल से भी जो ऊपर है, ये हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग ओल्डर जिसको कहते हैं ओल्डर बैलेंसेस। वैसे नॉर्मली ये 90 डेज़ तक बनता है, लेकिन मैंने एहतियातन क्योंकि पूरे साल की डेट्स हैं इसमें, तो मैंने डिफरेंट डेज़ का एनालिसिस बना लिया। अच्छा, अगर इनको भी सबको रीसाइज करना हो तो कैसे करेंगे? सारे कॉलम्स को सिलेक्ट किया, किसी भी दो कॉलम्स के बीच में आके डबल क्लिक कर दिया। वैसे तो ये साइज़ कुछ ज़्यादा ही एडजस्ट हो गया, हाँ इतना ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, बोल्ड भी कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा एनालिसिस बनाएं कि सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें कि ये ड्यू कब हुआ था, ये इनवॉइस ड्यू कब हुई थी? 4 सितंबर 2017 को। आपने देखना है कि 4 सितंबर 2017 से लेके आज तक, ये जो सिस्टम डेट है मेरी, आज तक कितने डेज गुजर चुके हैं। डेज पास्ट का आपने एक कॉलम बनाना है और इनको आपस में माइनस करके आपने डेज पास्ट निकालने हैं। फिर डेज पास्ट को आपने यूज़ करना है कि अगर डेज पास्ट इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो ये बैलेंस, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट इधर आ जाए, अदरवाइज अगर इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो इधर आ जाना चाहिए। तो ये आपने सोच के करना है कि इधर इफ लगेगा, वी लुकअप लगेगा, इफ एंड लगेगा, या क्या लगेगा। अब देखें, अगेन मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट आपको सिनेरियो दिया है। आपको लास्ट टाइम तक जो हमने ये इंश्योरेंस प्रीमियम का देखा था, आपको लग रहा होगा कि ये मैक्सिमम मुश्किल कोई सिनेरियो था या डिफरेंट सिनेरियो था। अब आपको सारे सिनेरियो समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा सा टफ हो आपके लिए। टफ तो नहीं है वैसे, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। आप इसको करके देखें, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें और कोशिश करें इसको करने की। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। तो आप पहले यहाँ तक ट्राई करें, ये करने की कोशिश करें, उसके बाद आगे चलते हैं। होपफुली आपने इस असाइनमेंट को ट्राई करके देखा होगा और इसमें बड़ा सिंपल से कुछ फॉर्मूलाज लगने थे। आपको याद होगा कि हमने डेट फंक्शंस जो शुरू की थी, मिक्स फंक्शंस वाली असाइनमेंट, थोड़ा सा पीछे जाके दिखा देता हूँ। इसमें हमने एक फंक्शन देखा था कि अगर आपने, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, डेट फंक्शंस में आए, अगर आपने करंट डेट सिस्टम में लेके आनी है, आज की डेट, तो टुडे का फंक्शन यूज़ होगा। तो हम आगे देखते हैं अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होनी थी। एज डेटर एनालिसिस में आए, हमने बेसिकली देखना है कि आज की डेट क्या है और उसमें से अगर माइनस कर दें ये ड्यू डेट, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन गुजर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉलम इंसर्ट करना था जिसमें आपने निकालने थे डेज पास्ट। मैं यहां पर लिख देता हूं डेज पास्ट। डेज पास्ट मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले तो आप सिस्टम डेट एक्सेल में लेके आएंगे, टुडे लिखा हमने, तो ये देखें 7 फरवरी 2018 आ गया। मैं ज़रा सा जूम कर देता हूँ इसको, हाँ टुडे। उसके बाद आप इसी को डबल क्लिक करके खोलें और माइनस कर दें इसमें से ये वाली डेट। डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं और F2 करके भी खोल सकते हैं। माइनस कर दें आप ड्यू डेट। हम देखते हैं कि ये सही आ गया कि नहीं। जनरल करते हैं, 156 डेज पास्ट। ठीक है, अब आप इसको सब पे अप्लाई कर लें। मैं डबल क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और देखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। हाँ, एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जहाँ पर डेज डेट मेंशन थी वहाँ पर तो उसने डेज पास निकाल दिए, लेकिन जहाँ पर डेट मेंशन नहीं है उधर वो वैल्यू का एरर दे देता है। मैं चाहता हूँ इस एरर को के बजाय सब जगह पे ब्लैंक आए। तो एक्सेल में ये भी ऑप्शन है कि आप अपने जो भी एरर आ रहा है उसको अपनी मर्जी के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ में। उसका फॉर्मूला क्या है? आपने डबल क्लिक करके करंट फॉर्मूला खोला और शुरू में कहा इफ एरर। अगर एरर आता है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वैल्यू बताओ कि किस पे एरर आ रहा है। तो वैल्यू एक्चुअली आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी आपका करंट फॉर्मूला है ज़ाहिर है उसी पे एरर आ रहा है, तो वही वैल्यू है। बस आपने शुरू में इफ एरर लगा के टैब दबाना होता है और एंड पे आके आप कह देते हो देन। मतलब अगर एरर आ रहा हो तो एरर के बजाय क्या दे, मैं कहता हूँ इन्वर्टेड कॉमास डैश
इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, इसका मतलब है डैश दे दे। या फिर अगर मैं ब्लैंक चाहता हूँ तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। एंटर करके देखते हैं, एंड में भी ब्रैकेट क्लोज करनी चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। अब डबल क्लिक करके अप्लाई करके देखते हैं, ज़रा सा जूम आउट करता हूँ और चेक करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यहां तक हमने डेज पास निकाल लिए। अच्छा, अब मैं ये करना चाहता था, अच्छा अगर मैं फिक्स करना चाहता हूँ, ये देखिए जब मैं आगे जाता हूँ एनालिसिस बनाने के लिए तो डेज पास गायब हो जाते हैं। हालांकि डेज पास मुझे फॉर्मूला में यूज़ करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डेज, ये तीनों कॉलम्स और ये ऊपर वाली हेडिंग्स ये ना गायब हो। हमने मार्कशीट में देखा था ना कि जब नीचे आप जाते हैं तो हेडिंग्स गायब होने लगती हैं, और जब आगे आप जाते हैं तो ये डिटेल्स गायब होने लगती हैं। तो आपने कोई ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, मैं कहता हूँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। जब मैंने इस जगह पे सेल रखा, सेल को सिलेक्ट रखा और व्यू में जाके मैंने किया फ्रीज पेन्स, तो आप नोटिस करेंगे कि एक लाइन इधर भी ड्रॉ हो गई और इधर भी ड्रॉ हो गई। इसका मतलब है कि अब इस सेल से ऊपर वाला सारा एरिया फिक्स और इस सेल से पीछे वाला भी सारा एरिया फिक्स। ज़रा चेक कर लेते हैं कि अगर मैं आगे मूव करूं तो देखें अब ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो मेरे लिए मैनेज करना अब बड़ा आसान हो गया। इसका थोड़ा सा साइज़ भी कम कर देते हैं ताकि और भी आसानी से देख सकें हम। अच्छा, अब बड़ा इजीली हमें नज़र आ रहा है। डेज पास्ट के हिसाब से हमने एनालिसिस करना था, और हम क्या, मैंने आपको सिनेरियो क्या बताया था कि अगर जो डेज पास्ट हैं इस सेल में, अगर वो 0 से ज़्यादा है और 30 से कम है तो क्या लगेगा। अब जैसे ही मैं कहता हूँ कि डेज पास्ट अगर 0 से ज़्यादा है और 30 से कम है, तो आप कहते हो हाँ इफ़ और लगना चाहिए। इफ़ और ये इंग्लिश वाला और नहीं है, ये उर्दू वाला और है। मतलब कि दोनों कंडीशंस अगर मीट होती हैं एक ही वक्त में, डेज पास्ट अगर 0 से ज़्यादा हो एंड 30 से कम हो, तो इसका मतलब है यहां पर लगेगा इफ एंड, इफ टैब एंड टैब। लॉजिकल वन, लॉजिकल वन में मैं कहता हूं डेज पास्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस सेल, कॉमा। लॉजिकल टू क्या कहता है, हम कहते हैं डेज पास्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस सेल। इसका मतलब है कि एक ही वक्त में अगर जो डेज पास्ट हैं वो इसके दरमियान में फॉल कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा है और इससे कम है। अब दोनों लॉजिकल्स हो गई, उसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज करें। देन मैं कहता हूं अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन आउटस्टैंडिंग वैल्यू शो कर दे। अदरवाइज क्या शो करे, अदरवाइज डैश शो कर दे। एंटर करके देखते हैं, कह रहे हैं एंड में ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी, यस ठीक है। अच्छा आप देखें अब यहाँ पर क्यों नहीं कुछ शो हुआ, क्योंकि ये 156 डेज है। मैं कैसे चेक करूँगा, मैं मैनुअली लिख के देख लेता हूँ कि अगर ये 25 डेज होते ठीक था, 30 डेज होते ठीक था, 31 डेज होते तो नहीं शो हो रहा। बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पर। कंट्रोल जी करता जाता हूँ, ये 156 वापस आ गया। अब इसी फॉर्मूला को वापस आप खोलेंगे और आप ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले को ही मैंने सब पे अप्लाई करना है, आगे भी अप्लाई करना है और नीचे भी ड्रैग करना है, क्योंकि काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। तो आपको एक सिर्फ जो है ना मोमेंटम उसका समझना पड़ेगा। मैं डबल क्लिक करके फॉर्मूला को खोलता हूँ। अब आपको ये समझना है कि क्या जब मैं आगे ड्रैग करूँ इस फॉर्मूले को, इधर से ड्रैग करके आगे लेके जाऊँ, तो क्या ये सेल आगे आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो भी सारा एनालिसिस आप देख रहे हैं, इफ एंड की जो कंडीशंस हैं वो डेज पास्ट के सेल में ही तो हैं। तो अगर ये अमाउंट में आ जाए तो क्या करेगा, ये आगे 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 नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन जब नेक्स्ट लाइन के लिए मैं सेकंड सेल इनवॉइस का एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो क्या नीचे 246 डेज को रीड करें? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है ये नीचे जाए सेल, जब भी मैं नीचे ड्रैग करूँ तो फॉर्मूला नीचे एडजस्ट हो जाए और आगे ना आ सके। जब भी आप कहते हैं ना ये आगे ना आए, तो लग तो आपको ये रहा होता कि ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है रो मूव होगी, लेकिन नहीं। जब भी आप कहते हैं ये यहाँ से यहाँ ना आए,
तो आपने ऐसे ऊपर कंपेयर करके देखना है, मतलब क्या ना बदले, कॉलम ना बदले। और अगर आप कहते हैं ये नीचे आए तो आपने फौरन यहां पर आके ऐसे ऐसे करना है। इसका मतलब है क्या बदले, रो बदले, कॉलम ना चेंज हो और रो चेंज हो। इसका मतलब है कि अगर ये D13 रेफरेंस है तो D13 में से जो चीज़ आप कहते हैं ना चेंज हो, कॉलम का रेफरेंस है D, कॉलम मैं चाहता हूँ ना चेंज हो, तो मुझे इसके साथ डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी D13 है तो यहाँ पर भी मैं डॉलर का साइन ऐसे लगा देता हूँ, क्योंकि दोनों में सेम ही रेफरेंस सिलेक्टेड है ना। फिर क्या है, J11, J11 है ये रेफरेंस। अच्छा, ये रेफरेंसेस रीड करना कलर से भी आसान होता है। देखें ये भी रेड कलर का है, ये भी रेड कलर का है। तो अगर आप फ़ौरन J11 नहीं बढ़ा जाता तो आपको कलर जो है वो फ़ौरन विजिबल हो जाएगा कि J11 ये वाला है। अच्छा, अब हम इसमें क्या चाहते हैं कि ये आगे मूव हो, है ना। 0 to 30 डेज का एनालिसिस हो रहा है यहाँ पर। तो अगले कॉलम में किसके हिसाब से एडजस्ट हो जाना चाहिए, अगले कॉलम में ये फॉर्मूला एडजस्ट हो जाना चाहिए 31 to 60 डेज के लिए। मतलब अगले सेल में ऑटोमेटिकली ये देखे कि अगर डेज पास 31 to 60 में फॉल करते हैं तो यहाँ कैटेगराइज हो। दैट मीन्स कि ये दोनों आगे आने चाहिए, लेकिन अपनी जगह छोड़ के नीचे नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसी को हमने फॉर्मूले को नीचे भी तो ड्रैग करना है, नीचे नहीं आने चाहिए। तो क्या फिक्स करेंगे हम, आगे जाने चाहिए, इसका मतलब है बदलना चाहिए कॉलम, और नीचे नहीं आने चाहिए, इसका मतलब है नहीं बदलनी चाहिए रो। इसका मतलब है हम यहाँ पर डॉलर लगाएंगे। J12 क्या है, J12 भी यही है, ये J12 के साथ 12 के साथ डॉलर लगा देंगे। और इसी तरीके से ये नीचे आए, है ना, आउटस्टैंडिंग वैल्यू, और आगे ना जाए, तो इसमें भी हम कॉलम फिक्स करेंगे। ये कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस। जब आप ये अप्लाई कर लेते हैं तो अब देखें सब जगह पे कितनी आसानी से अप्लाई होता है। अब हम ड्रैग करते जाते हैं आगे। ओल्डर में तो और चीज़ करेंगे हम। ये देखिए मैंने ड्रैग किया, ऑटोमेटिकली कैटेगराइज हो गया कि इस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। और फिर यहाँ से होल्ड करके आपने फिल हैंडल को ड्रैग करते गए नीचे, नीचे तक ड्रैग करते जाए। काफ़ी सारी इनवॉइसेज हैं देखें। हम इसको कर देते हैं यहाँ तक ड्रैग। देखें सब जगह पे कैटेगराइज हो गया। तो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है एज स्ट्रैटर एनालिसिस। यहाँ तक आप भी कर लें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर आपने एरर रेक्टिफाई करना हो या ये कंफर्म करना हो कि सारा कुछ सही कैटेगराइज हो गया, तो कैसे देखेंगे हम। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की कैटेगराइजेशन तो हो गई। इसमें हम देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर 0.96 का है और किसी इस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, जिस तरह 156 डेज थे ना, तो ये इस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, तो ये खुद ब खुद इसमें आ गया। 246 डेज हैं तो वो इसमें आ गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमने कैटेगराइजेशन की है वो किसी भी जगह पे शो ना हो रहा हो। जिस तरह कि ओल्डर, मतलब कि अगर 360 डेज से भी ज़्यादा है तो फिर वो इधर शो होना चाहिए, ओल्डर में शो होने चाहिए बैलेंसेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक ही कंडीशन है कि अगर जो डेज पास्ड हैं वो 360 से ऊपर होते हैं तो आउटस्टैंडिंग वैल्यू यहाँ पर शो कर दे, अदरवाइज यहाँ पर डैश शो कर दे। तो यहाँ पर सिंपल इक्वल्स टू इफ डेज पास्ट इज ग्रेटर देन, खुद से भी लिख सकते हैं 360। अच्छा, इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए क्योंकि अगर इक्वल्स टू 360 है तो फिर तो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन अगर ग्रेटर देन 360 है तो वो ओल्डर बैलेंसेस बन जाते हैं। ग्रेटर देन 360, देन क्या करें, हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो कर दो, अदरवाइज अदरवाइज डैश शो कर दो, एंटर। ये हमने सारा पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। क्या भला
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो कोई बैलेंसेस शो नहीं हो रहे क्योंकि उसके डेज ही इतने थे। ये 378 डेज हैं और 390 डेज, ये दोनों शो होने चाहिए थे, तो बिल्कुल ये हो रहे हैं शो। नीचे आते हैं तो ये यहाँ पर ज़ीरो शो कर रहा है, मतलब जहाँ पर डेज पास नहीं है वहाँ पर ये ज़ीरो शो करता है, और कुछ जगहों पे ये टोटल भी शो कर रहा है। अब देखें यहाँ पर एक्चुअली डेज पास नहीं थे, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये इसकी टोटल अमाउंट है। एक कस्टमर के ये तमाम बैलेंसेस हैं और ये तमाम आउटस्टैंडिंग्स का टोटल है, तो ये टोटल तो कहीं पर भी कैटेगराइज नहीं होना चाहिए था। ये क्यों कैटेगराइज हो रहा है? ब्लैंक की वजह से। इसका मतलब है ब्लैंक वाले एरिया में इशू हो रहा है। इसी तरीके से ये देखें यहाँ पर ब्लैंक है, तो ये आउटस्टैंडिंग जो भी मतलब हेडिंग का नाम है ये वो शो कर रहा है आउटस्टैंडिंग वाले टैब से। तो इस चीज़ को हमने रिजॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? हम इसी सेल को वापस खोलेंगे और कहेंगे कि ये इफ़ की कंडीशंस आप वैसे ही रहने देंगे, और आप कहेंगे कि इफ़, दोबारा से एक इफ़ लगाएंगे। हम कहेंगे अगर तो डेज पास्ट इज इक्वल टू ब्लैंक है, डेज पास्ट वाले सेल में अगर कुछ भी नहीं है देन कुछ भी ना आंसर दे। मतलब अगर ब्लैंक है इधर तो ब्लैंक ही आंसर दे और ख़त्म कर दे। अदरवाइज ये कंडीशन आपकी काम करनी चाहिए। अगर तो इस सेल में ब्लैंक होगा तो वो ब्लैंक करके एंड कर देगा कंडीशन को, लेकिन अगर ब्लैंक नहीं है तो सेकंड कंडीशन पे मूव हो जाएगा जो कि है इफ देन की कंडीशन। मतलब फिर देखो कि अगर ब्लैंक नहीं है तो, अदरवाइज देखो ही ना। तो एंटर करके देखते हैं, वो कहता है डबल ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए, एक इस इफ की और एक इस इफ की। ठीक है, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर रहा है, यस कर देते हैं। इसको डबल क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ। अब देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमने एक एक ट्रांजेक्शन्स को मैच करना है। अब एक एक ट्रांजेक्शन को हमने कैसे मैच करना है, हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि हर अमाउंट, हर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहीं ना कहीं कैटेगराइज हुई है या कहीं पर भी नहीं हुई। उसका सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ये एंड है ना, तो आप ऐसा करें, इसका नाम रख दें जी कैटेगराइज्ड टोटल, और यहाँ पर नाम रख दें जी ओरिजिनल टोटल। ये कैटेगराइज होने के बाद जो टोटल है, मतलब इनमें अगर मैं इस पूरे को सम कर दूं, इन सारी फील्ड्स को मैं सम कर देता हूं, तो कहीं ना कहीं तो कैटेगराइज हुआ होगा ना। तो सिंपल ऑल्ट इक्वल दबा के देखते हैं। ये देखें ऑल्ट इक्वल से ये सम, लेकिन यहाँ तक नहीं हुआ। अगर इसको पीछे तक लेके जाना है तो ये देखें, ये आपको छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, इसको होल्ड करके आप पीछे तक ले जाएं, एंटर करें। ये कैटेगराइज टोटल है। मतलब कि अगर एक ट्रांजेक्शन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहीं पर भी कैटेगराइज हो रहा है तो उसका टोटल हमने एक जगह पे निकाल लिया। डबल क्लिक करते हैं तो हर एक का टोटल आ जाएगा। अब हम ओरिजिनल टोटल का लिंक ले लेते हैं, इक्वल्स टू ओरिजिनल टोटल क्या है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाला, एंटर करें। तो अब आ गए ये आमने सामने। अब हमने बेसिकली ये देखना है कि कहीं पर मिस तो नहीं हो गया टोटल, कि कैटेगराइज हुआ ही ना हो। हम डिफरेंस की फील्ड बनाते हैं, इक्वल्स टू दिस सेल माइनस दिस सेल। ये देखें, ये सारा कुछ पता चल रहा है कि सब जगह पे कैटेगराइज हो रहा है। कहीं कहीं पर एरर भी आ रहा है और कहीं वैल्यूज़ नहीं भी शो हो रही, वो हम अभी देखते हैं। अगर एरर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इफ एरर ऑन दिस कंप्लीट वैल्यू, एंड में आके बस आपने कहना होता है देन ब्लैंक शो कर दे। डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं। अच्छा, ये जीरोस भी अगर आपने ख़त्म करने हैं ना तो आप पूरे कॉलम को कॉमा फॉर्मेट पे करेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा देखना, क्योंकि जीरोस में तो पढ़ना मुश्किल है ना। हो सकता है कोई फिगर हो 0.8 हो तो वो भी आपको लगता है ज़ीरो ही लिखा हुआ है, तो ये डैशेस ज़्यादा बेहतर चीज़ है। अब हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर क्या है, नीचे आके देखते हैं ज़रा। हाँ, एक्चुअली ये डिफरेंस नहीं है, ये जो हमने टोटल लिया है ना,
हमने तो सेल का लिंक ही ले लिया ना, तो ये क्या कर रहा है, जो ओरिजिनल टोटल्स हैं उसके सारे ही लिंक्स उठा रहा है, 1576 वाला भी उठा रहा है। तो ये नहीं, हमने फिर क्या करना है, हमें ये डिफरेंस वाले बल्कि ओरिजिनल टोटल वाली फील्ड्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम कहते हैं इफ़ हम कह लेते हैं इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, वही वाली कंडीशन लगा लेते हैं, देन तो ब्लैंक शो करे, अदरवाइज ये वाला सेल ले लें। तो अब क्या होगा कि जहां पर डेज पास्ड नहीं है वहां पर जाहिर है कोई ये ब्लैंक फील्ड्स होंगी या टोटल बन रहा होगा या आउटस्टैंडिंग की फील्ड आ रही होगी, तो उधर ये लिंक कॉपी नहीं करेगा, बाकी सब जगह पे ये लिंक कॉपी कर देगा। तो ये हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया, डिफरेंस भी एहतियातन दोबारा से ड्रैग कर देते हैं फॉर्मूला को। तो देखें कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया। तो ये चेक करने का तरीका है। अब मैं इन तीनों कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ, कॉलम्स को सिलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट कर दें। फाइनली अब हमने देखना है कि अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट में मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ स्क्रॉल करके, अगर जो इन्वॉइसेस थी जितनी भी आउटस्टैंडिंग थी उसका टोटल अगर 905487.44 है, तो कैटेगराइज होने के बाद भी सेम ही रहना चाहिए ना, डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। तो ये हमने क्रॉस चेक करना है। अब आपने अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर वो हो सकता है टोटल सही ना आए, इसलिए क्योंकि इसमें तो ये नंबर्स भी है ना, इसका भी सम निकाल देता है। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप इधर से ये जो 0 to 30 के बाद से जो पहला फॉर्मूला लगा है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाएं और डाउनवर्ड कर दें। डाउनवर्ड में मेक श्योर आप सबसे एंड तक आ गए हो। हाँ, उसके बाद आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं, यहाँ पर सम लिखा आ रहा है 905487.44, दैट मैचेस विद दिस वन। अगर आपके पास सम नहीं आ रहा है इस ग्रीन एरिया में, तो आप राइट क्लिक करके ये देखें, ये सारे एरियाज को आप खोल सकते हैं। इवन अगर मैंने मैक्सिमम देखना है, इसमें मिनिमम देखना है, न्यूमेरिकल काउंट देखना है, ये ऑप्शंस हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे सम को मैं अनचेक कर दूंगा तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप चेक करके इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रिकन्सिलिएशन आप कर लें। उसके बाद कुछ और स्टेप्स इसी असाइनमेंट में देखते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुई, कुछ मज़ीद स्टेप्स भी हमने देखने। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ और आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि हमारे पास ये देखें, ये डिफरेंट कस्टमर्स हैं और उन सब की तमाम इन्वॉइसेस हैं, मतलब कस्टमर वाइज ये सारी इन्वॉइसेस हैं, और जैसे ही ये इन्वॉइसेस ख़त्म होती हैं तो इसका एक टोटल यहाँ पर बना होता है। मैं प्रेजेंटेशन बेहतर बनाने के लिए या अपना एनालिसिस बेहतर करने के लिए ये चाहता हूँ कि ये जो हर कस्टमर के बाद एक टोटल आता है ना, वही टोटल एनालिसिस के बाद यहाँ पर भी आए, इन सारी फील्ड्स का टोटल भी हो। बात नहीं समझे? हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर, ये देखें इधर टोटल बन रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी सम हो जाए, और इसको हमने यहाँ तक सम कर दिया, टैब दबाया तो ये यहाँ पर आ गए। अब जो जो सम है वो सबके यहाँ पर भी आ जाए, साथ ही साथ ये बोल्ड भी हो जाए, अंडरलाइन भी हो जाए, और इसके कोई बॉर्डर्स भी लग जाएं, और इसको हम कोई कलर भी कर दें। तो देखें ये प्रेजेंटेशन फिर कितनी अच्छी हो जाएगी कि हर बैलेंसेस जहाँ जहाँ पर टोटल बना रहे हैं वही यहाँ पर फॉर्मेट भी हो गए और टोटल्स भी हो गए। कंट्रोल जी करता हूँ। अब ये सम के थ्रू मैन्युअली अगर आप काम करने बैठेंगे तो ज़रा ये देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा है कितना। डेटा तो बहुत है और कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको मैन्युअली तो इस पर बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, अगर हम ये करें कि हर एक में यहाँ पर आके हम ये जो टोटल वाली फील्ड है इसको मिटा के ऑल्ट इक्वल दबा दिया करें,
देखिए ऑल्ट इक्वल से भी टोटल सही नहीं करता, क्योंकि इसमें एक और भी मसला है। इसमें मसला ये है कि इसमें ऊपर ब्लैंक फील्ड्स हैं, और जब भी ब्लैंक फील्ड्स होती हैं तो ऑल्ट इक्वल भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो साथ वाले सेल को ले लेगा। वो कहेगा ऊपर तो कुछ है ही नहीं, साथ वाले सेल को ले लो। तो देखें इसने सही टोटल इस तरीके से भी नहीं किया। तो क्या तरीका है कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही ये यहां तक आए तो उसके बाद टोटल हो जाए। ऑटोमेटिक टोटलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब टोटल्स। सब टोटल्स हमने देखा था ना कि अगर विद इन डेटा हमने टोटल्स बनाने हो तो सब टोटल होता है। लेकिन सब टोटल में एक प्रॉब्लम था। सब टोटल में रिक्वायरमेंट क्या थी? एट ई चेंज इन, मतलब कि एक सेल में जैसी एक वैल्यू जरा सी चेंज हुई तो वो फौरन के फौरन टोटल बना देगा। तो इन सब में कौन सी ऐसी यूनिक फील्ड्स हैं जो मैं सब टोटल में लिंक दे सकता हूं? ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन का तो नहीं दे सकता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो हर लाइन में फ़र्क है। रेफरेंस नंबर भी फ़र्क होगा, डेज पास भी फ़र्क है, डेट भी फ़र्क है, नंबर भी फ़र्क है। सेल इनवॉइसेस मुझे ऐसी चीज़ लग रही है कि हाँ ये कंटिन्यूशन के साथ एक जैसे चलते रहते हैं, और जब ब्लैंक आ जाती है फिर ये दूसरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सब टोटल के हिसाब से गौर करें ना, तो सब टोटल का क्राइटेरिया क्या है कि जैसे ही सेल में फील्ड चेंज हुई, मतलब एसआई की बजाय ब्लैंक आया, तो वो पहले यहाँ टोटल बना देगा। फिर जैसे ही ब्लैंक से फिर वापस कोई कस्टमर का नाम आया तो दोबारा से यहाँ सब टोटल बनाएगा, फिर दोबारा से चेंज हुआ यहाँ पर भी सब टोटल बनाएगा, और फिर यहाँ पर भी सब टोटल बनाएगा। मतलब कि बनाना चाहिए उसको एक सिर्फ यहाँ पर, लेकिन बनाएगा ये कितने? 4 5। तो ये एनालिसिस बिल्कुल ठीक नहीं होगा सब टोटल के थ्रू भी। इसका मतलब है कि आपको कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी यहाँ पर। वो टेक्निक क्या है? खुद से आपको करना है। एक ऐसा यूनिक स्टेटस हम बनाएंगे जिसमें पहले लिख देता हूँ स्टेटस। हाँ जी, एक ऐसा यूनिक स्टेटस हम बनाएंगे जिसमें ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, मतलब एक कंडीशन ऐसी लगाएंगे जिसमें ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दे कि जैसे ही यहाँ पर टोटल लिखा जाता है, जैसे ही इस फील्ड में कहीं पर भी टोटल लिखा हो तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दे, अदरवाइज सब में नो दे दे। मैं बस इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कंटिन्यूशन वाला स्टेटस हम बनाना चाह रहे हैं जो सिर्फ तभी चेंज हो, जो सिर्फ तभी चेंज हो जब टोटल बनता है। तो जैसे ही स्टेटस चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली टोटल बना देगा। तो ये समझ लें हमारी टेक्निक है, ज़बरदस्ती हमने सब टोटल यूज़ करना है। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। मैं लिखूंगा इक्वल्स टू इफ़। मैं कहता हूं अगर तो सात वाले सेल में, इस पेड वाले सेल में जो भी लिखा हुआ है, जहां पर भी वो बराबर हो जाए टोटल के। अब ध्यान में रखना है अपनी ये बात कि टोटल बिल्कुल ऐसे लिखना है। ये देखें टोटल लिखा हुआ है, आगे कॉलन भी लगा हुआ है, तो कॉलन भी लगाना है हमने, ब्रैकेट क्लोज करनी है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करने हैं। हम कहते हैं अगर सात वाले सेल में जब भी ये टोटल लिखा आ जाए, अब देखें अभी सात वाले सेल में नहीं है, लेकिन जब नीचे ड्रैग होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, यहां पर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये लिंक में टोटल लिखा होगा। तो आंसर क्या देना है हमने? ब्लैंक आंसर देना है, अदरवाइज नो आंसर देना है, या अदरवाइज यस आंसर देना है। कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं। अब देखें वो यस देता जा रहा है, बल्कि नो दे देते हैं ना हम, ताकि कंफ्यूज ना हो। मतलब नो का मतलब है कि यहाँ पर टोटल नहीं है, और जहाँ पर टोटल है वहाँ पर ब्लैंक दे दिया। देखें कितनी ज़बरदस्त कंटिन्यूशन से अब चल रहा है। ये यहाँ पर नो 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 देता जा रहा है, और यहाँ पर भी नो दे दिया इसने। हाँ तो यहाँ पर भी नो देना चाहिए ना, क्योंकि टोटल तो यहाँ पर बनाना है। और जैसे ही यहाँ पर आया, देखें इफ दिस सेल इज इक्वल टू टोटल देन ब्लैंक, अब इस कंडीशन पे आ जाएगा ये, क्योंकि ये वाकई इस सेल में अब ब्लैंक आ गई, टोटल लिखा हुआ है, तो इस वजह से अब इस स्टेटस को हम इजीली यूज कर सकते हैं। हम आसानी से कह सकते हैं कि एट ई चेंज इन स्टेटस, मतलब कि जैसे ही स्टेटस बदले, अब देखें ये कहाँ पर बदल रहा है, नो से ब्लैंक पे बदल रहा है, तो ये एग्जैक्टली इसके सामने ऐसे टोटल बना देगा ऑटोमेटिकली सबके। एक चीज़ का ध्यान रखना है हमने, ये जो टोटल्स हैं ये एंड से निकाल देता हूँ,
क्योंकि ये वरना इसको भी वैसे तो खैर सब टोटल नहीं करेगा क्योंकि हमें बताना होता है कि कौन कौन सी फील्ड्स को टोटल करना है। तो एनीवेज ये सारा कुछ हमने डिलीट कर दिया। अब हम हेडिंग सारी सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग समेत डेटा सिलेक्ट करना है हमने। जब आपने हेडिंग सिलेक्ट करनी है ना तो याद रखना है कि जो बिल्कुल डेटा के एग्जैक्ट ऊपर है, ये देखिए बिल्कुल डेटा के एग्जैक्ट ऊपर, बिल्कुल डेटा के एग्जैक्ट ऊपर, बिल्कुल डेटा के एग्जैक्ट ऊपर, सिर्फ वही सिलेक्ट करनी है। यहां से डेटा नहीं सिलेक्ट करना शुरू करना आपने, क्योंकि ये हेडिंग डेटा की डेटा की हेडिंग्स नहीं है ये। तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारी जो स्टार्टिंग प्लेस है वो ठीक हो। सारा ही सिलेक्ट करने में शिफ्ट दबा के एंड तक मैंने सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके आगे कोई नहीं है। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबा दें। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन से ये रुकता रहता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप शिफ्ट और पेज डाउन दबाते जाएं, फिर कंट्रोल छोड़ दें और सिर्फ शिफ्ट दबा के रखें और पेज डाउन प्रेस करते जाएं। ये बिल्कुल आप एंड पे आ जाएंगे इससे। हाँ, ये बिल्कुल हम एंड पे आ गए। अब बड़ी इजीली लग सकता है सब टोटल। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि आपने इतनी टाइम लगा के सिलेक्ट किया और गलती से किसी एक जगह पे क्लिक हो गया, तो ये सारा डेटा आपका वापस अनसिलेक्ट हो जाता है। तो हम इसका नाम भी रख देते हैं टेबल, टेबल एज डेटर एनालिसिस, एडीए। अब देखें अगर मैं ये क्लिक कर भी देता हूँ गलती से, तो ये मैं टेबल एडीए से वापस सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि नाम फिक्स था ना। जब भी आप नाम देंगे तो आपने एंटर ज़रूर दबाना है, वरना नाम सेव नहीं होता। एनीवेज, अब हम जाएंगे डेटा में और हम जाएंगे सब टोटल में। सब टोटल में कभी ये एरर भी दिखा देता है, हम इसको ओके करके इग्नोर करते हैं। अच्छा, वो पूछ रहा है एट ई चेंज इन, मतलब कि जब क्या बदले तो हमें सम करना चाहिए। हम कहते हैं जब बदले स्टेटस, जब स्टेटस बदले तो सम करो। अब ये फील्ड्स पहचानना ज़रूरी है कि किस किस की सम करनी है हमने। अगर आप गौर करें तो इसमें इन हेडिंग्स का नाम, जहाँ जहाँ टोटल करना है ना, इस हेडिंग का नाम है 30, इसका नाम है 60। तो हम कहते हैं इन फील्ड्स का टोटल करना है, 30 वाले का 60, 90, 120। अपर और लोअर लिमिट दोनों नहीं दिखा रहा ना, सिर्फ ऊपर सिर्फ नीचे वाली दिखा रहा है, क्योंकि वो इमीडिएट हेडिंग हमने रखी थी। इन सब का 210, 240, 270, 330, 300, 330, 360 और ये वाला सबका सम कर दो। देखिए अब मैं ओके करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लगाएगा प्रोसेस होने में, और 1 सेकेंड में ये सबका सम हो गया। ज़रा चेक करते हैं। ये इस टोटल से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ऑब्वियसली कि इसका नो टोटल के लिए एक नई, सब टोटल के लिए एक नई फील्ड बनती है ना, इस वजह से ये थोड़ा सा गैप तो आएगा। लेकिन ये देखें कि आपका काम कितना आसान हो गया इस तरीके से। ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे टोटल्स आ गए हमारे पास। देखिए हर एक का टोटल आ रहा है, और देखते हैं ज़रा मैच कर रहा है कि नहीं। 21,404, और यहाँ पर भी टोटल क्या है, 21,404। ये मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, 21,404। तो ये फाइल्स मैं अटैचमेंट में लगा रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेकिंग के लिए भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। और पहले यहाँ तक करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह हम कैसे करेंगे। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि सब टोटल निकालने के बाद अगर हम इसको फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि ये फॉर्मेट जहाँ जहाँ पर टोटल्स बने हुए वो सारों को मैं सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल बी दबाऊँ, अंडरलाइन कर लूँ, और हम बॉर्डर लगा सकते हैं, और आप किसी किस्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये काम अगर आपको सारा मैनुअल करना पड़े तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और कितने कस्टमर्स का टोटल बनाना है, इसी तरीके से अनलिमिटेड कस्टमर्स हैं जिनका नीचे टोटल बनेगा। तो उसके लिए फिर आप क्या करें। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये भी कर लेते हैं कि इसको कॉमा स्टाइल पे कर लेते हैं। ये सारे कॉलम्स को आपने होल्ड किया और आपने फिर जाके ये कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर दिया। हम्म अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है।
अगर आप ऑटोमेटिकली सारी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी ये टोटल्स बन रहे हैं तो ये खुद ब खुद फॉर्मेट हो जाए, यहाँ पर क्या लगेगा? अब जैसे ही मैं ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग की बात करता हूँ, सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो सकती है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सिर्फ कोई एक कंडीशन मीट होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम फिगर्स देखते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4349 लिखा हुआ है, यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो क्या स्पेसिफाई करेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? तो हाईलाइट सेल्यूलोज होता है, दैट इज़ ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। इसमें से तो कोई भी कंडीशन मीट नहीं होगी। इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा ये लॉजिक कि हर फॉर्मूला के अंदर है क्या, सब टोटल। मतलब जो भी, जिनका भी टोटल को जिसको आपने फॉर्मेट करना है, हर एक का फॉर्मूला का नाम है सब टोटल। तो इसका मतलब है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू फॉर्मेटिंग करेंगे। अब अभी तक आपने फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू कभी फॉर्मेटिंग नहीं की होगी। फाइंड एंड रिप्लेस नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? आप कहते हैं कि जी मैं फाइंड करता हूँ फला वर्ड और उसको रिप्लेस करता हूँ इस वर्ड से, या कोई स्पेलिंग करेक्शन के लिए, और रिप्लेस ऑल कर देते हैं आप। लेकिन इसके थ्रू आप फॉर्मेट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरह से रिप्लेस करेंगे? सारे कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप दबाएंगे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ के बाद आप जाएंगे रिप्लेस के टैब में। रिप्लेस के टैब में आपको बताना है फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद। यहाँ पर तो टेक्स्ट दी जाती है, लेकिन हमने क्योंकि टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं करना किसी, हमने फॉर्मेट को रिप्लेस करना है। तो हम एडवांस ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑप्शंस पे क्लिक करके। अब मैं रिप्लेस कैसे करता हूँ? मैं कहता हूँ फाइंड तो सब टोटल करना है, जहाँ जहाँ पर सब टोटल हो। लेकिन मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि फाइंड करो उन तमाम सेल्स को जिधर लिखा हुआ है इक्वल्स टू सब टोटल का फॉर्मूला। अब सब टोटल को सिर्फ रिप्लेस नहीं करेंगे आप, इसलिए क्योंकि सब टोटल में फिर रेंजेस अलग अलग हैं। किसी की रेंज है P1 से लेके P10 तक, किसी की है O1 से लेके O10 तक। तो रेंजेस भी तो चेंज है। तो हमने जो फाइंड करना है, अगर हमने सारा ही फाइंड करना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि कॉमन क्या है हर सब टोटल के फॉर्मूला में। इक्वल्स टू सब टोटल और ब्रैकेट ओपन, ये हर फॉर्मूला में कॉमन है। उसके बाद जो भी बीच में है उसके लिए आप स्टेरिक लगा दोगे कि उसके अलावा कुछ भी हो तो वो स्टेरिक, और एंड कहाँ पर होना चाहिए? ब्रैकेट पे। ये ब्रैकेट में एंड होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं, जिसके आगे सब टोटल लगा हुआ है, और जिसकी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और क्लोज हो रही है, तो वो सारे सिलेक्ट कर दो। अंदर कुछ भी हो तो उसके लिए मैंने स्टेरिक यूज कर लिया, दैट इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये तो हो गया फाइंड व्हाट में। रिप्लेस किसके साथ करना है? रिप्लेस मैंने किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ या टेक्स्ट के साथ नहीं करना, बल्कि फॉर्मेट के साथ करना है। तो मैं रिप्लेस में जाके ये फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा। फॉर्मेट में आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सा भी फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये फिल कर देते हैं हम, बॉर्डर्स लगा देते हैं। अच्छा, बॉर्डर्स में सिर्फ अप और डाउन लगाता हूँ। फॉन्ट हम इसका बोल्ड कर देते हैं, और बस ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरीके का आपका फॉर्मेट होगा। रिप्लेस ऑल करके देखते हैं। ये देखें, रिप्लेस ऑल हो गया, ऑल डन। वी मेड 676 रिप्लेसमेंट्स। देखें ऑटोमेटिकली कितनी बेहतरीन फॉर्मेटिंग हो गई आपके लिए। हर टोटल की ये फॉर्मेटिंग, ये देखें ये फॉर्मेटिंग कितने ज़बरदस्त तरीके से और कितने कम टाइम में आपकी ये सारी फॉर्मेटिंग हो गई। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पर फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं उनको रिप्लेस करके फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी तरह से इस असाइनमेंट में फाइनली एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी कस्टमर्स की डिटेल हैं ये भी ज़रा एक तरीके से आ जाएं। इसको अगर हम बोल्ड कर लें, ये देखें ना, ये मैंने बोल्ड कर लिया इसको। इसको भी मैं दोबारा से बोल्ड कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट साइज़ कोई हम स्पेसिफिक कोई बता देते हैं। ये टेक्स्ट साइज़ हो गया, इसको लेफ़्ट कर दिया। फिर इसकी मैंने फॉर्मेटिंग कर ली,
ऐसे, और इसकी मैंने कर ली ऐसे, और फिर हमने इसको बॉर्डर लगा दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम बेहतर उसकी कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो हमने ये कर दिया और इसको हमने कर दिया वाइट और ये ऐसे कर दिया। अब ये जो हमने फॉर्मेटिंग की है, इससे देखिए प्रेजेंटेशन कितनी बेहतर हो गई। बड़ा आसानी से विजिबल हो रहा है आपको कि ये स्पेसिफिक ये कस्टमर्स है जिससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है, और फिर नेक्स्ट कस्टमर की डिटेल्स हैं और उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये काम भी अगर आप मैनुअली करेंगे, या इवन आप ये कर सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर से काम जल्दी हो जाता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी एरिया हमने फॉर्मेट किया हुआ है उस पूरे एरिया को आप सिलेक्ट करें, होम पे जाके फॉर्मेट पेंटर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लेगा। अब जहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, क्योंकि ये एसी से यहाँ से पेस्ट करना शुरू करना है अकाउंट से, तो अकाउंट के सेल पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गए। लेकिन दोबारा से फॉर्मेट पेंटर अगर करना है तो बार बार ये सिलेक्ट करना पड़ता है। ये बार बार सिलेक्ट करने को अवॉइड करने से अवॉइड कैसे करेंगे, आप होम पे जाके एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा क्लिक करके आप फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग होती जाएगी। तो ये भी बहुत टाइम सेविंग चीज़ है। लेकिन इतनी दफ़ा आपको क्लिक करके फॉर्मेटिंग तो करनी पड़ेगी ना इसमें। अब कस्टमर्स हमारे अगर 60-70 हैं तो 60-70 टाइम्स आपको क्लिक करना पड़ेगा और कस्टमर्स ढूंढने भी पड़ेंगे नीचे जाके। तो हम चाहते हैं ये सारा काम ही ऑटोमेटिक हो जाए। अब ये कैसे होगा, ये होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी तक हमने देखा है कि जो भी आप फॉर्मेट कंडीशन लगाते हैं वो किसी स्पेसिफिक सेल को कलर करती है। मतलब अगर मैं इस पूरे कॉलम पे ये लगा देता हूँ कि जी जो भी सेल इक्वल हो अकाउंट के उसको कलर कर दे, तो वो सिर्फ इस अकाउंट वाले सेल को कलर करेगा, इसकी पूरी इंटायर रो को कलर नहीं कर सकता। तो वो फॉर्मूला कैसे लगेगा, उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है इसका। तो उसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले जहाँ से आपने जिस हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है उस पूरी रो को आप सिलेक्ट करेंगे जहाँ से जहाँ तक करनी है। अब क्योंकि मैंने इन सारी हेडिंग्स को ब्लू करना है और वाइट करना है जिस तरह मैंने आपको पहले फॉर्मेट दिखाया था, तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा शुरू से और जहाँ तक मुझे फॉर्मेट करना है यहाँ तक करना है, ये सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के पेज डाउन दबाते जाएं और सारा डेटा सिलेक्ट कर लें। मतलब इस जगह से शुरू करना है हमने और सारा डेटा नीचे तक हमने सिलेक्ट कर लिया। इन केस के हमसे गलती से किसी जगह पे क्लिक ना हो जाए, हम इसका नाम रख देते हैं रेंज 1। वैसे इसका नाम देखें स्पेसिफाई हुआ है तो ठीक है, ये पहले से नाम रखा हुआ होगा। एनीवेज ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हम उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इसका मैंने आपको पहले जिस तरह बताया कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला इस पर काम नहीं करेगा। तो हमें न्यू रूल में जाके अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखें ये है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मतलब ये एक्सेल को हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे फॉर्मेट करनी है। ये पूरा एरिया सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम उसको ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो भी हम कंडीशन बताएंगे वो तमाम के तमाम डेटा पे लगना है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक सेल का क्राइटेरिया मीट होता है तो उससे रिलेटेड पूरी रो कलर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं इक्वल्स टू दिस सेल, मतलब कि अगर इस सेल में कोई भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो सिर्फ कस्टमर की हेडिंग में आती है और जो जो कॉमन है सब में ही है, बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है, अकाउंट नंबर। तो इसको मैं यूनिक क्राइटेरिया रख दूंगा। मैं कहूँगा जहाँ पर भी अकाउंट नंबर लिखा हो इसका मतलब है ये हेडिंग है, इसको कलर कर दो। तो इस तरीके के मैं फॉर्मेट चेक करना चाह रहा हूँ। अब देखें अकाउंट यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू दिस सेल। इसमें इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ दिस सेल सेलेक्ट किया और
बराबर हो अकाउंट के। अकाउंट बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है कॉलन समेत। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये कॉलम बराबर है अकाउंट के या ये सेल बराबर है अकाउंट के, तो इसकी आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बस ट्रू फॉल्स पे चलती है। तो अगर आंसर ट्रू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कलर कर देगा इस पूरे एरिया को। अगर आंसर फॉल्स हो जाएगा तो उसको वैसे ही छोड़ देगा। लेकिन आप ये गौर करें कि जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किए या जो सेल सेलेक्ट किया है वो है A11। A11 के साथ दोनों जगह पे डॉलर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये आगे तो नहीं जाएगा, क्राइटेरिया सिर्फ यही रहेगा हर एक का, कॉलम नहीं बदल सकता इसका। लेकिन क्या इसकी रो भी नहीं बदलनी चाहिए? अगर मैं चाहता हूँ कि ये रो वाइज चेक करता जाए, नीचे भी चेक करे, कि दूसरा जहाँ पर अकाउंट आता है उसको भी कलर करे, तो दैट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि इसकी रो मूव हो कंडीशंस को चेक करने में, तो आपको डॉलर यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, डॉलर आपने 11 के पास से हटा दिया। उसके बाद आप फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाके अब कोई भी फिल में जाके मैं वही कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई हम बॉर्डर्स लगा लेते हैं, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और फ़ॉन्ट का भी कलर वाइट कर देते हैं। ओके करते हैं तो कहता है ये फ़ॉन्ट बनेगा। ठीक है, ओके किया हमने, तो देखें सारी हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग हो गई। कितना लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम सेविंग एक्टिविटी है। ये सारी फर्स्ट लाइन की फॉर्मेटिंग हो गई। फर्स्ट लाइन में जो भी नया कस्टमर आता है वो देखता है कि क्या इसके स्टार्टिंग में अकाउंट लिखा है। अगर अकाउंट लिखा है तो इस पूरे कॉलम को या पूरे रो को फॉर्मेट कर देगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने सेकंड लाइन पे यही रूल अप्लाई करना है ना, तो उसका तरीका क्या है कि अब आपने यहाँ से डेटा स्टार्ट करना है। ये डेटा जब फर्स्ट लाइन से फॉर्मेट करना था तो वहाँ से स्टार्ट करते थे, अब यहाँ से पूरा डेटा स्टार्ट होगा। आप पहले यहाँ तक अप्लाई करें, उसके बाद हम सेकंड में अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग।